जोया को बांझ समझ के जियान अली शाह ने दूसरी शादी तो की, तो जोया रोती हुई मैके चली गई। यूं 3 साल बाद एक शादी में ट्विंस बच्चों को देखकर वो उनसे प्यार से खेलने लगा, मगर जब उनकी माँ पर नजर पड़ी तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उनकी माँ जोया थी जिसने 3 साल से उसके बच्चे छुपा रखे थे। जियान को कुछ समझ ही ना आया और अपने बेटों को सीने से लगाकर रोने लगा, और उसी वक्त जोया को घसीटता हवेली लाया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। रात को रोते बच्चे को कमरे में लेकर गया और बोला, तुम्हारे पास आधा घंटा है, जल्दी से इस बच्चे को दूध पिलाओ और फिर मेरा बच्चा मुझे वापस करो। ये सुनते ही जोया तड़प उठी, मगर जो ही जियान को कॉलर से थाम कर चलाई तो उसी वक्त जोया का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जियान गाड़ी पूरी स्पीड से चला रहा था। गुस्से से उसका दिमाग फटने को था। सारम अली शाह का ताना बार बार उसके कानों में गूंजता और वो मुट्ठियां बींचकर एक्सीलेटर पर पांव का भरपूर दबाव डाल देता। नतीजे में गाड़ी बंदूक से निकली गोली की तरह सड़क पर भाग रही थी। उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठी हुई जोया बेचैनी से उंगलियां मरोड़ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जियान का गुस्सा कैसे कम करे। वो इसके दबाव डालने पर ही वहां पर गया था, और वहां पर जो हुआ वो इसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। सड़क पर सामने ट्रक आता नजर आया तो जोया घबरा कर चीख उठी, जियान ध्यान से प्लीज। लेकिन गुस्से में खोलते हुए जियान ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। जोया ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि जिस तरह वो गाड़ी चला रहा था वो सीधी ट्रक में जाकर लगती। गाड़ी जन से ट्रक के पास से गुजर गई और उसी रफ्तार से चलते हुए घर के गेट के बिल्कुल सामने तकरीबन गेट से टकरा कर रुकी। ब्रेक की चरचराहट और गेट के जोरदार धमाके से चौकीदार घबरा कर उछल पड़ा। उसे गेट खोलने में कुछ देर हुई तो जियान शाह एक झटके से गाड़ी के दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और जोर से धाड़ा, इतनी देर क्यों कर रहे हो, हाथों में जान नहीं है क्या? चौकीदार ने कांपते हाथों से जल्दी से गेट खोला, लेकिन जियान पहले ही अंदर जा चुका था। जोया नीचे उतरकर चौकीदार से बोली, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी अंदर ले आए। फिर वो भी उसके पीछे चली गई। कमरे में जाकर उसने देखा जियान भूखे शेर की तरह टहल रहा था। इस वक्त उससे बात करना मुनासिब नहीं था, इसलिए वो चेंज करने के लिए चली गई। कुछ ही देर बाद वापस आई तो वो बेड पर लेटा सिगरेट फूंक रहा था। वो खामोशी से दूसरे किनारे पर बैठ गई। वो बात शुरू करने के लिए कोई मुनासिब अल्फाज सोच रही थी जब जियान शाह कहने लगा, मैंने फैसला कर लिया है जोया। जोया को ऐसे लगा जैसे इसका दिल डूब गया है। वो जानती थी कि वो क्या कहने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को झूठी तसल्ली देकर बहलाने की कोशिश की। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने जल्दी से उठकर कहा, चाय लाऊं मैं आपके लिए? मैं लाती हूँ अभी। वो बाहर जाने लगी जब जिया ने अचानक ही उसका बाजू थाम कर उसे वापस बेड पर बिठा दिया। वो सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगी। जिया ने थके थके अंदाज में कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था जोया, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैं थक चुका हूँ अब लोगों के ताने सुन सुन के। और जो आज सारम शाह ने कहा, उसका चेहरा लाल भभूका हो गया। बड़ी महफिल में होने वाली शर्मिंदगी उसे याद आने लगी। वहां सब बैठे हुए थे। वो सारिम शाह की खालाजाद की शादी थी। सारे दोस्त रिश्तेदार आए हुए थे। सारिम शाह की जियान शाह से दूर परे की रिश्तेदारी थी, लेकिन इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। जियान शाह किसी हद तक सुलझा हुआ था, जबकि सारिम शाह सिर्फ एक बिगड़ा हुआ फ्यूडल लॉर्ड था जो अपनी जागीर और दौलत के बलबूते पर दूसरे लोगों की जिंदगी मुसीबत में डालने से भी नहीं चूकता था। जियान शाह और इसकी जमीनें साथ साथ थे और इसकी ज्यादतियों के किस्से रोज ही देखने सुनने को मिलते थे। कई बार जियान शाह ने उसके जुल्म रोकने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे से दोनों में अच्छी खासी अदावत पैदा हो चुकी थी। और अब सारिम शाह कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देता था जब उसे जियान शाह को नीचा दिखाने का मौका मिले, और आज भी उसने ऐसा ही किया। शादी में यूं ही बातचीत के दौरान दोनों में कुछ गर्मा गर्मी हो गई तो जियान शाह ने तन से कहा, बड़े मर्द बने फिरते हो जियान शाह, लेकिन पैदा तो आज तक एक चूहिया जैसा बच्चा भी नहीं कर सके हो। क्या फायदा इस मर्दानगी का जो तुम्हारी नस्ल को आगे न बढ़ा पाए। इसके अलावा बिकते झुकते उसने उसे जोरू का गुलाम भी कहा तो जियान शाह से बर्दाश्त न हो सका। उसने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। वो तो कुछ बड़े बुजुर्गों ने बीच बचाव करा लिया, वरना आज सारिम शाह की पटाई लाजमी होनी थी।
اس کے بعد زیان شاہ وہاں رکا نہیں، اس نے زویا کو لیا اور گھر واپس چلایا۔ راستے میں ہی اس نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جو زویا کی زندگی کو تہو بالا کرنے والا تھا۔ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور زویا سے کہا، دیکھو زویا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن یہ چیز حقیقت کو بدل نہیں سکتی کہ تم سے میری اولاد نہیں ہو رہی۔ میں اب لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا۔ سارم شاہ نے تو منہ پر کہا، لیکن میرے خاندان کا ہر مرد میرے پیٹھ پیچھے اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں یہی کہتا ہوگا، میرے بارے میں یہی سوچتا ہوگا کہ میں نامرد ہوں یا جورو کا غلام ہوں جو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں انہیں غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن زیان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اولاد پانے کے لیے سب کچھ کیا، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، درگاہوں اور مزاروں تک پر گئی، لیکن ہر جگہ سے مجھے مایوسی ملی۔ میں نے کیا جرم کیا ہے زیان جو آپ مجھ پر سوتن لا رہے ہیں؟ زیان نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا زویا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہوگا، لیکن اب اسے یہ کرنا ہی تھا۔ وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے رات بھر اسے سمجھاتا رہا، ذہنی طور پر تیار کرتا رہا، اور آخر کار صبح تک وہ اسے پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور زویا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اس کا دل بہت دن سے اسے اس دن کی آمد کا پتہ دے رہا تھا، لیکن وہی شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے اس آنے والے دن کے ٹلنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن ہونی ہو کر ہی رہتی ہے، اور اسے پتا تھا اب کے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ جمیلہ اور زبیدہ کے چہرے پر چمکنے والی فاتحانہ مسکراہٹیں اس کا صبر اور شدت سے آزمانے والی تھیں۔ جمیلہ اس کی ساس اور چھوٹی مامی تھی، اور زبیدہ اس کے بڑے ماموں کی بیٹی تھی۔ دونوں ہی آپس میں بہنیں تھیں، اور چونکہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ ہمیشہ سے اکٹھی رہتی تھیں، اس لیے ہر سازش میں ان کی شمولیت لازمی تھی۔ خاص طور پر اگر وہ زویا کے خلاف ہو تب تو ان کا ایکا دیکھنے والا ہوتا تھا۔ یہ جاگیرداروں کا خاندان تھا، جدی پشتی رئیس ہونے کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی، اس لیے سب اچھا چل رہا تھا۔ اس خاندان میں دو بھائی اور ایک بہن تھی۔ دونوں بھائیوں میں عبدالصبور شاہ اور عنایت شاہ کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہوئی تھیں۔ ان کی بیویاں جمیلہ اور زبیدہ آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ عنایت شاہ کی ماں سعدیہ نے اس کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور وہ حیثیت میں ان کے گھر سے کمتر خاندان سے تھیں، اس لیے تمیز سے رہیں گی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ دونوں بہنوں نے جلدی ہی اپنے اپنے شوہروں کو یوں شیشے میں اتار لیا کہ وہ بس ان کے ہی ہو گئے۔ ماں اور بہن سے سیدھے منہ تک بولنا بھی گوارا نہ کرتے۔ اسی بات سے پریشان ہو کر سعدیہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی زینب کی شادی اپنے بھانجے سعید سے طے کر دی، جس کے پاس کوئی خاص دولت جائیداد تو نہیں تھی، البتہ وہ محنتی اور ایماندار ضرور تھا۔ اس کے بعد سعدیہ جلد اس دنیا سے چلے گئی۔ بھائی مکمل طور پر بیویوں کے ہو گئے، اس لیے زینب نے یہاں آنا جانا کم کرتے کرتے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ لیکن پھر عبدالصبور کو ایک دن بہن کی یاد آئی تو وہ اس سے ملنے چلا گیا، اور وہیں پر اس نے زویا کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ یہ بات اس کی بیوی جمیلہ کو پسند نہیں آئی، لیکن شوہر کے آگے مجبوراً چپ ہو گئی۔ اس وقت اس کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ عبدالصبور کے دو بچے تھے، زیان اور ناہید، جبکہ عنایت شاہ کے 3 بچے تھے، حارث، مشل اور علینا۔ زینب اور سعید کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، زویا اور علیشہ۔ علیشہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی، لیکن زویا ابھی پڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ہی اس کی ملاقات زیان شاہ سے ہوئی تھی۔ بچپن میں وہ چند بار ہی ملے تھے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے، لیکن ان کی آپس میں اچھی دوستی ہو گئی۔ زویا نے چپکے چپکے زیان شاہ کو اپنے من کا راجہ مان کر اسے دل کے سنگھاسن پر بٹھا دیا، لیکن زیان شاہ کی طرف سے ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا۔ زویا اس کے لیے صرف ایک دوست تھے اور بس۔ لیکن پھر حالات اچانک ہی بدل گئے جب ایک دن عبدالصبور شاہ نے زیان شاہ کے ساتھ سعید کے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے زویا نہ نکلی تو زیان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں 1000 جگنو چمک اٹھے۔ عبدالصبور نے اپنا تعارف کروایا تو انہیں اندر لے گئی، جہاں زینب بستر پر بیمار پڑی تھی۔ چند مہینے پہلے ہی سعید کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اور اس بات کا غم لے کے زینب بستر سے لگ گئی۔
सईद की वफात पर उसके दोनों भाई अपने बाल बच्चों समेत आए थे और शायद बहन की तन्हाई देखकर ही उसका दिल पसीज गया। इसके बाद अब्दुल सबूर शाह अक्सर वहां आने जाने लगा। जोया को देखकर वो गैर इरादी तौर पर उसका अपनी बेटी और भतीजियों के साथ मुवाजना करता। उसे जोया ही बेहतरीन नजर आती। आखिरकार एक दिन उसने ज़ैनब से जोया का हाथ मांग लिया। ज़ैनब ने जोया की पसंद की वजह से रिश्ता दे तो दिया, लेकिन अपनी भाभियों को देखते हुए उसके दिल में बहुत से वसवसे भी आते थे। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक जमीला ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। वो और जुबैदा तो ज़ियान और मिशेल के रिश्ते का सोचे हुए थे, फिर किसी और लड़की, वो भी नंद की बेटी को अपनी बहू कैसे बना सकती थी। घर में उन्होंने एक महाज खड़ा कर लिया था। ज़ियान अली शाह को भी भड़काने की खूब कोशिश की, लेकिन ज़ियान शाह को इस शादी में कोई एतराज़ नहीं था। जोया उसकी दोस्त थी, क्लास फेलो भी थी, और वो भले ही इससे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके लिए उसके दिल में एक नरम गोशा मौजूद था, क्योंकि वो एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। लेकिन उसके बरक्स मिशेल बहुत ही बदतमीज, गुस्सैली और अक्खड़ बदमिजाज लड़की थी, जो सिर्फ अपनी मनमानी करना जानती थी। इसलिए अगर जोया से रिश्ता ना भी होता तो वो ज़ियान अली शाह की फहरिस्त में कभी जगह न बना पाती। इसलिए जब उसने भी बाप की हमायत की तो मजबूर होकर जमीला बेगम और जुबैदा भी चुप हो गईं, क्योंकि ज़ियान का मिजाज ऐसा था कि जिस बात पर डट जाता फिर वो करके ही दम लेता। इसलिए ये शादी हो गई और जोया इस घर की बहू बन गई। इसके बाद से जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। ज़ियान शाह का शादी का चाव चंद दिन बाद ही खत्म हो गया और अब जोया उसकी दोस्त नहीं बीवी थी, हर वक्त और हर लम्हे दस्तयाब। इसलिए अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। मरे पर 100 दुर्रे के मुसादिक अब्दुल सबूर शाह भी कुछ अरसा बीमार रह के वफात पा गए। इसके बाद सारा खानदान मिलकर उसे किसी न किसी तरह ज़हनी अजियत देता रहता। ज़ैनब बेटी का हाल जानती थी, लेकिन सब्र की तलकीन करने के सिवा कुछ न कर सकती थी। उनका ख्याल था कि अगर जोया ज़ियान अली शाह के बच्चे की माँ बन जाएगी तो शायद सबके रवैये बदल जाएं, लेकिन उनकी दुआएं बेसमर रहीं। धीरे धीरे 5 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन जोया की कोख हरी ना हुई। बच्चों की ख्वाहिश तो ज़ियान अली शाह को भी बहुत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे जोया से भी प्यार हो गया था, लेकिन अपने सोने आंगन को देखकर और माँ, खाला और दूसरे घर वालों की बातें सुनकर उसके दिल में भी बड़ी शिद्दत से बच्चे की खातिर दूसरी शादी की ख्वाहिश जागने लगी। जोया के कहने पर उसने अपना चेकअप भी करवाया। जोया और ज़ियान की सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी और डॉक्टर्स का कहना था कि वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद हैं, लेकिन बच्चा न होना था, न हुआ। धीरे धीरे इसका मिजाज बदलता गया और आज सारिम शाह का दिया गया ताना जोया की मोहब्बत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। लेकिन उसने जोश में होश नहीं खोया। वो जोया को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने रात भर अपनी मोहब्बत का जादू जगाकर उससे भी अपना हमनवा बना लिया। उसके बाद वो तो सुकून से सो गया, लेकिन जोया की नींद उड़ गई। वो यूं ही आंखें बंद किए बेड पर लेटी थी। दरवाजे पर शदीद दस्तक हुई तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर जमीला बेगम खड़ी थी। रात का वाकया उन्हें पता लग चुका था कि ज़ियान एक गाड़ी गेट पे मारती है और अब वो इसका हाल अहवाल पूछना चाहती थी। ज़ियान जाग गया और वो दोनों आपस में बात करने लगे। उन्हें वहीं छोड़कर जोया किचन में चले गई। नाश्ते पर सभी इकट्ठे थे। कुछ देर बाद ज़ियान ने ऐलान किया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अम्मी, आप कोई लड़की तलाश करें। जोया चुपचाप बैठी रह गई। जुबैदा और जमीला ही नहीं, सभी के होंठों पर यह सुनकर मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ हारिस अफसोस से उसे देख रहा था। जोया की आंखें डुबडुबाने लगीं तो वो खामोशी से उठकर चले गई। वो दिन सब आपस में खुसर फुसर करते रहे, लेकिन रात के खाने पर एक बार फिर जोया के सर पर बम फोड़ दिया गया। जमीला बेगम ने कहा, मैंने और जुबैदा ने लड़की ढूंढ ली है। हमने तुम्हारी शादी मिशेल से करने का फैसला किया है। मिशेल शर्माने लगी। जोया की हालत तो ऐसी बन गई जैसे काटो तो लहू नहीं, लेकिन वो बेबसी से देखती रह गई। वो कुछ कर तो सकती नहीं थी। जमीला ने यह शादी धूमधाम से करने का ऐलान किया। जोया चुपचाप सारी तैयारियां देखती रही, खुद को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल मानता ही नहीं था। ज़ियान को किसी और के साथ बांटने के तस्वुर से भी उसका दिल बंद होने लगता था। आखिरकार शादी की रात भी आ गई। ज़ियान और मिशेल का निकाह हो गया और वो दोनों जोया के बराबर वाले कमरे में मुंतकिल हो गए। राहदारी में टहलते हुए भी बंद कमरे के पीछे से दोनों की हंसी की आवाज़ें सुनकर जोया के तन बदन में आग भड़क उठी। ये सोचकर वो पागल होने लगी कि ज़ियान किसी और के साथ है।
غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ تھوڑی دیر بعد غصے میں بھرا زیان باہر نکل آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زویا، آج میری سہاگ رات ہے۔ مشیل کیا سوچتی ہوگی تمہاری اس گھٹیا حرکت کے بارے میں؟ زویا سسک اٹھی۔ میں نے بہت کوشش کی زیان، مگر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں اسے اپنی جگہ پر نہیں دیکھ سکتی۔ زیان نے بے رخی سے کہا، تو میں کیا کروں؟ اگر تم ایک بچہ پیدا کر لیتی تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ زویا کا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تو کیا بچہ پیدا کرنا میرے بس میں تھا؟ میں نے جان بوجھ کر خود کو بے اولاد رکھا۔ زیان نے بیزاری سے کہا، یار پلیز، میں اس وقت کسی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں۔ زویا نے ضدی لہجے میں کہا، نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ زیان نے غصے سے چٹک کر کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ شادی میں نے اپنے مزے کے لیے کی ہے؟ تمہارے بانجپن سے تنگ آ کر مجھے یہ شادی کرنی پڑی، اب زیادہ سر پر سوار نہ ہو، جاؤ کل بات کریں گے۔ زویا کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں زیان، میں نے اپنی اوقات دیکھ لی ہے، تمہیں اب میری ضرورت نہیں رہی، بلکہ تمہیں کیا، اب اس گھر میں بھی کسی کو میری ضرورت نہیں، میں بانجھ ہوں، اس لیے اب میرا یہاں سے چلے جانا ہی اچھا ہے۔ وہ واپس کمرے میں چلے گئی اور روتے ہوئے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ایک لمحے کو زیان کا پتھر دل پسیج گیا۔ اس نے اندر جانا چاہا، لیکن تبھی مشیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں زیان، آج کی رات تو صرف میری ہے اور آپ کی ہے، آج کہیں مت جائیں پلیز۔ اور زیان اس کے سجے سنورے روپ کے آگے بے بس ہو گیا۔ زویا اپنا اٹیچی کیس گھسیٹتے ہوئے باہر نکلی، لیکن آج سبھی ڈرائیوروں کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ اسے پیچھے سے آہٹ سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا، حارث آ رہا تھا۔ زویا نے منہ موڑ لیا، وہ بھی تو ان کا ہی بھائی تھا۔ حارث نے قریب آ کر کہا، مجھ سے نفرت کرنا بنتا ہے، میری بہن نے آپ سے آپ کا شوہر چھینا ہے، لیکن اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے ابا اور امی سے آخری وقت تک اس شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن سب کے سامنے میری نہیں چلی۔ میں آپ کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو اپنی منزل تک ضرور لے جا سکتا ہوں۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا تو زویا آنسو پونچھتے ہوئے خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ راستہ خاموشی سے کٹا۔ زینب کا گھر آیا تو حارث نے نیچے اتر کر دروازہ کھولا اور زویا کا بیگ اور اٹیچی اتار کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ زویا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ حارث۔ حارث نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، آلویز یو آر ویلکم۔ زویا اندر جانے لگی تو حارث نے پکارا، زویا۔ زویا پیچھے مڑی تو وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رکا، پھر آہستہ سے بولا، اگر کبھی ضرورت پڑے، کبھی لگے کہ کسی اپنے کو بلانا چاہیے تو مجھے بس ایک آواز دے دینا، کسی کی پرواہ کیے بغیر چلا آؤں گا۔ اس کے بعد وہ مڑا اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ زویا خاموشی سے اندر آ گئی۔ اس نے پہلے دن سے ہی حارث کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اظہار نہیں کیا تھا، اور خود زویا زیان کی دیوانی تھی، اس لیے کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا۔ لیکن آج حالات بدل چکے تھے۔ رات کو اس نے زینب کو کچھ نہیں بتایا، لیکن صبح ہوتے ہی اسے اس بارے میں بھی پتہ چل چکا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی حالت بگڑ گئی۔ زویا نے اب تک سب اس سے چھپایا تھا، لیکن وہ خاندان والوں کا منہ نہیں بند کر سکتی تھی، جو ہمدردی کی آڑ میں چسکے لینے کے لیے بار بار فون کر رہے تھے۔ ایسے ایک فون سے زینب کو ساری بات پتہ چل گئی۔ اس کا کمزور دل بیٹے کا اجڑتا گھر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں وہ ICU میں پڑی ہوئی تھی۔ 3 دن تک زینب ہسپتال میں داخل رہی۔ سب کو پتا تھا، لیکن زویا کے سسرال میں سے کسی نے مڑ کر پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی، یہاں تک کہ زیان نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ بس ایک حارث ایک بار آیا تھا، زینب کی عیادت کی اور بولتی آنکھوں اور خاموش زبان سے محبت کا اظہار کیا، مگر زویا کی طرف سے خاموشی اختیار کرنے پر واپس چلا گیا۔ انہی دنوں زویا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ ایک دن زینب کے اصرار کرنے پر اس نے ڈاکٹر رضا سے چیک اپ کروا لیا، اور ڈاکٹر رضا نے اسے جو خبر دی، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ خاموشی سے ہسپتال کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی اور رونے لگی۔ خوشی اور غم کا ملا جلا احساس بہت عجیب تھا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور زیان کو کال کرنے لگی۔ کئی گھنٹیوں کے بعد کال ریسیو ہوئی اور آگے سے ایک سرد آواز نے کہا، تمہیں اب فون کرنے کی ضرورت نہیں، جلدی طلاق کے پیپرز تم تک پہنچ جائیں گے۔ تم اب زیان علی شاہ کی بیوی نہیں رہی، ایک طلاق یافتہ نامحرم عورت ہو، دوبارہ فون مت کرنا۔ وہ دم بخود وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ بہت دیر تک یوں ہی بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر رضا نے اسے پکارا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، لیکن اس نے اسے یا کسی اور کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کی محبت اس کے دل میں دفن ہو چکے تھے۔ بات کے حالات بڑی تیزی سے بدلے۔
علیزے سے اس کی بات ہو چکی تھی، اس نے باقی سب سمیٹنے میں دیر نہیں کی۔ یہاں پر جو کچھ بھی تھا اس نے خاموشی سے بیچ دیا اور کسی کو بتائے بغیر اپنی ماں کو لے کر علیزے کے پاس USA چلی گئی۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ زیان علی شاہ نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ اس نے کچھ عرصے تک تو زویا کے واپس نہ آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ اسے وقتی غصہ سمجھ رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ ہفتے مہینے میں وہ خود ہی واپس آ جائے گی، کیونکہ وہ اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے، اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ پریشان ہوتا رہا، کیونکہ واپس آنا تو دور کی بات، زویا نے تو کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ آخر مہینہ بھر گزرنے کے بعد زیان شاہ نے ایک روز جمیلہ سے کہا، اماں بہت دن گزر گئے ہیں، زویا ابھی واپس نہیں آئی، میرا خیال ہے کل جا کر مجھے اسے لے آنا چاہیے۔ جمیلہ بیگم نے بھڑک کر کہا، تم کیوں جاؤ گے اسے لینے؟ خود روٹ کر گئی ہے تو خود ہی واپس آئے گی، ویسے بھی اس بانجھ عورت نے آج تک اس گھر کو یہ تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ زیان علی شاہ نے کہا، بس اماں کچھ بھی ہو وہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتا، میں جا رہا ہوں کل اسے لینے۔ مشل بری طرح پہلو بدل رہی تھی، لیکن وہ زیان علی شاہ کو جانتی تھی کہ اگر وہ ضد میں آ گیا تو زویا کو اتنی اہمیت دے گا کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پائے گی، اس لیے مجبوراً چپ ہو گئی۔ اگلے دن زیان اکیلا ہی زینب کے گھر کی طرف چل پڑا، لیکن وہاں گیٹ پر پڑا تالا اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہاں کوئی اجنبی آدمی آ کر گیٹ کا تالا کھولنے لگا۔ زیان علی شاہ نے چونک کر اسے پوچھا، تم کون ہو بھائی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں اس گھر کا مالک ہوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زیان علی شاہ نے کہا، یہ گھر تو زینب سعید کا ہے نا، پھر تم اس کے مالک کیسے ہوئے؟ وہ شخص ہنس کر بولا، ہاں ان کا تھا پر اب میرا ہے، وہ 2 ہفتے پہلے اس گھر کو بیچ کر جا چکے ہیں۔ زیان علی شاہ کے سر پر گویا کسی نے ہتھوڑا مار دیا۔ وہ چند لمحے تک تو شل سا ہو کے وہیں کھڑا رہا اور پھر بڑی تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آنے لگا۔ راستے میں اس نے اپنی زمینوں کے کام سنبھالنے والے منشی کو فون کر کے زینب پپھی کی زمین کے متعلق پتہ کرنے کا کہا، جو اس کی زمین سے کچھ الگ تھی۔ منشی نے چند منٹ بعد دوبارہ فون کر کے بتایا کہ وہ زمین زینب بی بی کی بیٹی زویا بی بی نے 2 ہفتے پہلے ہی کسی کو بیچ دی ہے۔ زیان نے فون بند کر دیا، اس کا دماغ غصے سے ابل رہا تھا۔ زویا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بنا بتائے یوں کیسے غائب ہو گئی اور کہاں؟ کچھ سوچ کر اس نے علیزے کا نمبر ڈائل کیا، لیکن کئی بار بیل جانے کے بعد بھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ پاگلوں کی طرح بار بار نمبر ڈائل کرتا رہا، لیکن سب بے سود۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ زویا اپنی ماں کو لے کر چلی گئی ہے، شاید کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس کی جدائی نے اسے چند دنوں تک اداس ضرور کیا، لیکن مشل کی تازہ دم محبت نے اس کا دل بہلا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ 3 مہینے بعد مشل پریگننٹ ہو گئی تو سب کی خوشیاں دیکھنے والی تھیں، لیکن یہ خوشیاں بس چند ماہ کی تھیں۔ بچے کی پیدائش وقت سے پہلے ہو گئی اور آخر وقت میں مشل کی حالت بری طرح بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے بھرپور کوشش کی، انہوں نے مشل کو تو بچا لیا لیکن اس کے بچے کو نہ بچا سکے۔ آپریشن کے دوران پیچیدگیاں سامنے آئیں اور ڈاکٹرز نے زیان کو بتا دیا کہ اب مشل کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ خبر زیان علی شاہ پر ہی نہیں بلکہ سارے گھر پر بجلی بن کے گری۔ پہلی بار زیان علی شاہ کو شکست کا احساس ہوا۔ وہ ہفتوں کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ پھر حارث اسے کسی طرح سمجھا بجھا کر باہر کی دنیا میں تو لے آیا، لیکن اب زیان علی شاہ وہ پہلے والا نہیں رہا تھا اور وہ ذرا ذرا سی بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، بات بات پر ہاتھ اٹھانے سے نہیں چوکتا تھا، مشل کو دیکھ کر ہی منہ پھیر لیتا۔ زویا کے ساتھ ہوئی زیادتی، اس کی جدائی اب اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈسنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ حویلی والوں نے بھی اسے اسی حال میں قبول کر لیا تھا اور صبر شکر سے گزارا کر رہے تھے۔ جمیلہ بیگم نے دبے لفظوں میں زیان کو تیسری شادی کرنے کو کہا، لیکن اب اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے 2 ٹوک الفاظ میں منع کر دیا۔ بہت دن بعد آج وہ پھر پورے انداز میں تیار ہوا تھا۔ اس کا دوست احد رحمان عرصے بعد کینیڈا سے پاکستان واپس آیا تھا اور آج اس کی شادی تھی۔ احد کے ساتھ اس کے اسکول کے زمانے سے گہری دوستی تھی، اس لیے وہ اس کی شادی میں جانے کے لیے بڑے اہتمام سے تیار ہوا تھا۔ سیاہ سوٹ میں ٹائی لگائے، پیشانی پر بکھرے ہوئے بال اور سلیقے سے ترتیب دی ہوئی داڑھی کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ احد نے اسے دیکھتے ہی کہا، یار اتنا تیار شیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں لڑکی والے میری جگہ دلہن کا نکاح تجھ سے ہی نہ پڑھا دیں۔
वो कहका लगा कर हंस पड़ा। बारात मैरिज हॉल पहुंची तो सब दोस्त स्टेज पर कब्जा जमा कर बैठ गए। वो आज से माजरत करता हुआ एक कोने में आकर बैठ गया। उसे अब ये भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी। वह सबसे दूर कोने में बैठा इधर उधर देख रहा था कि एक बच्चा फिरता भरा था उसके पास आ निकला। वो छोटा सा बच्चा था, 1.5-2 साल का होगा। शायद उसने अभी चलना सीखा था। वो बहुत प्यारा और क्यूट सा था। आहत को उसकी आंखें जानी पहचानी सी लगी। अभी वो उसे देख रहा था कि उसके पीछे एक और बच्चा आ गया। आहत उसे खुशगवार हैरत से देख रहा था क्योंकि दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी थीं। शायद वो ट्विंस थे। ज़िया ने पहली बार जुड़वां बच्चे देखे थे, इसलिए उससे इन पर बेपनाह प्यार आया। उसने नीचे बैठकर प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे टुकर टुकर उसे देखने लगे। उसने दोबारा पूछा तो उनमें से एक मुस्कुराते हुए उसके बाजू से लटक गया। ज़िया ने मुस्कुराते हुए दोनों को उठा लिया, उनके गाल चूमकर उनसे बातें करने लगा। जब किसी ने पीछे से किसी लड़की ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप जरा इन बच्चों को नीचे उतारेंगे? ज़िया ने एक लम्हे को साकित रह गया। ये आवाज़ तो जानी पहचानी थी। वो एक झटके से पीछे मुड़ा और फटी फटी आंखों से बोलने वाली को देखने लगा। वो जोया थी। ज़ियान को देखकर चंद लम्हे के लिए वो भी शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने बच्चे उससे ले लिए। वो दोनों उससे देखकर चहकने लगे, जैसे बच्चे अपनी माँ को देखकर खुशी से उछलते हैं। जोया ने इन दोनों को लिया और एक तरफ जाने लगी। वहाँ पार्टीशन करके एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी। वो शायद दुल्हन का मेकअप रूम था, लेकिन उस वक्त खाली था। सारी औरतें स्टेज को घेरे हुए थीं। ज़ियान जल्दी से उठा और मेकअप रूम की तरफ चल दिया। उसने पर्दा हटाकर देखा, ज़ोया बच्चों को दूध पिला रहे थे। ज़ियान को देखकर उसने जल्दी से दुपट्टा फैला दिया। ज़िया ने हैरानी से कहा, ये बच्चे तुम्हारे हैं? ज़ोया ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़िया ने आगे बढ़कर तेज लहजे में पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ज़ोया, किसके बच्चे हैं ये? ज़ोया ने बेखौफी से कहा, मेरे हैं। ज़ियान चुप का चुप रह गया। कुछ देर बाद उसने कहा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो... वो अधूरी बात छोड़कर थोड़ी देर को चुप हुआ तो ज़ोया ने तन से कहा, हाँ हाँ कह दो ना, कह दो कि मैं तो बाँझ हूँ, फिर मेरे बच्चे कैसे हुए? लेकिन देख लो ज़ियान अली शाह, जिसे तुमने बाँझ कह के धुतकारा था, उसे कुदरत ने 2 बच्चों की माँ बना दिया। ज़ियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फनकारते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे? क्या तुमने दूसरी शादी की है? ज़ोया ने भिना कर कहा, नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की, एक ही जख्म काफ़ी था। ज़ियान गुस्से से बोला, तो फिर ये बच्चे नाजायज़ ही कहलाएंगे। ज़ोया ने तड़प कर तैश में कहा, खबरदार अगर मेरे किरदार पर उंगली उठाई, मेरे बच्चे नाजायज़ नहीं ज़ियान अली शाह, इनकी रगों में तुम्हारा ही खून दौड़ता है। तुम्हें बच्चे चाहिए थे ना, इसलिए तुमने मुझसे दामन छुड़ाने की कोशिश की, मगर कुदरत के खेल निराले हैं। जब मैं तुम्हारा घर छोड़ कर गई तभी ये दोनों मेरे अंदर परवरिश पा रहे थे, लेकिन तुमसे 1 महीना और सब्र न हो सका, वरना शायद तुम भी इनके वजूद से वाकिफ हो जाते। ज़ियान अली शाह का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो एकदम से फर्श पर बैठ गया। कुछ देर वो होंकों की तरह ज़ोया के सीने से चिमटे हुए बच्चों को देखता रहा। फिर उसने उन्हें खींचकर अपने बाजुओं में भर लिया। वो सिसकियाँ लेते हुए उन्हें चूमने लगा। वो बार बार उन्हें गले लगाता, उनके मासूम चेहरे देखता और कहता, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े। बच्चे इस अचानक अफ्ताब पर हैरान थे। वो अपनी नन्ही मुन्नी आंखों में हैरत का समंदर भरे इस लंबे चौड़े रोते बिलखते मर्द को देख रहे थे, जो उन्हें गले लगा लगा कर रो रहा था। कुछ देर बाद वो संभल गया। ज़ोया अब तक खामोश खड़ी देख रही थी। उसे उठते देखकर वो बच्चों से बोली, चलो बेटा अब आ जाओ मेरे पास। लेकिन ज़ियान अली शाह ने दोनों को उठा लिया और बाहर जाने लगा। ज़ोया तेजी से उसके पीछे आई और उसे बच्चों को छीनने की कोशिश करते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, अब वापस करो मेरे बच्चे। लेकिन ज़ियान अली शाह ने उसका हाथ झटक दिया और बच्चों को गाड़ी में बिठाने लगा। ज़ोया ने झपट कर उन्हें उठाने की कोशिश की तो उसने उसे दूर धकेल दिया। ये मेरे बेटे हैं, मेरी औलाद, अभी अपने बाप के पास रहेंगे। ज़ोया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते ज़ियान शाह, वो इतने छोटे हैं, अभी तो कुछ खा पी भी नहीं सकते। ज़ियान ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा, फिर उसे भी बाजू से पकड़कर गाड़ी में ठूंस दिया। ठीक है, फिर तुम भी इनके साथ रहोगे। इससे पहले कि ज़ोया कोई मुज़ाहमत करती, ज़ियान शाह उसे धक्का देकर गाड़ी की पिछली सीट पर गिराकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। बच्चे इस धींगा मुश्ती से घबरा कर रोने लगे तो ज़ोया जल्दी से उन्हें अपनी गोद में लेकर चुप करवाने लगी। ज़ियान ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ जाते हुए सड़क पर डाल दी। ज़ोया रास्ता भर उससे बुरा भला कहती रही, कभी धमकी देती तो कभी मिन्नत समाजत करती,
लेकिन ज़ियान शाह बहरा बन के गाड़ी चलाता रहा। घर आकर उसने जोया को अपने कमरे के साथ वाले कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और बच्चों को लेकर अपने कमरे में चला गया। वो वैसे भी सो चुके थे। जोया बेताबी से दरवाज़ा पीटने लगी। शोर सुनकर मिशेल भी बराबर के कमरे से निकल आई और ज़ियान के बेड पर 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को सोते और ज़ियान को बहुत प्यार से इनके बालों में उंगलियां फेरते देखकर हक्का बक्का रह गई। उसने ज़ियान से कुछ पूछने की कोशिश की तो उसने उसे भी सख्ती से डांट दिया और कमरे से निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो इस वक्त सिर्फ अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता था। आज तक वो हर बच्चे को हसरत भरी नजरों से देखता रहा और आज जब कुदरत ने अचानक ही उसे उसके दोनों बेटों से मिला दिया तो वो इनके और अपने बीच किसी का भी वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मिशेल ने जमीला बेगम को ये खबर सुनाई और फिर सारे घर वालों को पता चल गया। उन्होंने आहद रहमान को फ़ोन किया तो सारी बात पता चल गई। मिशेल और जुबैदा के सीनों पे सांप लौट गए, लेकिन जमीला खुशी से निहाल हो गई। इकट्ठे 2-2 पोतों की खुशखबरी जो मिल गई थी। वो जोया से भी मिलना चाहती थी, लेकिन ज़ियान ने किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी तो वो मायूस होकर वापस चली गई। रात को किसी वक्त रोने की आवाज़ सुनकर ज़ियान शाह की आंख खुली। दोनों बच्चों में से एक उठ गया था और बेड के किनारे पर बैठा रो रहा था। ज़ियान शाह ने कुछ देर तो उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे उठाकर जोया के कमरे में ले आया। तुम्हारे पास आधा घंटा है, जल्दी से इसे दूध पिलाओ, फिर मेरा बच्चा मुझे वापस करो। जोया बच्चे को बेड पर लटा कर मुड़ी और ज़ियान को घूरने लगी। ज़ियान ने भड़क कर कहा, ऐसे क्या देख रही हो, दूध पिलाओ इससे। जोया ने भड़क कर उसको गिरेबान से पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम खुदा हो जो हर फैसला खुद करोगे कि कब क्या करना है? कान खोलकर सुन लो ज़ियान शाह, अब तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। ज़ियान ने एक झटके से खुद को छुड़ाया तो जोया नीचे गिर पड़ी। उसके सर पर चोट लग गई और खून बहने लगा। बच्चा घबराकर जोर जोर से रोने लगा। चकराते सर के साथ वो उठी और बच्चे को फीड कराने लगी। ज़ियान चुपचाप एक तरफ बैठ गया। उसे लगा जैसे दिमाग फट रहा हो। कुछ सोचते उसने जोया की तरफ देखा। इनके नाम क्या हैं? जोया ने कोई जवाब नहीं दिया। उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। बच्चे का पेट भरा तो ज़ियान उसे वहीं छोड़कर चला गया। वो वापस अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगले दिन उसने जमीला बेगम को बच्चे से मिलने की इजाज़त दे दी। उन्होंने तोतली जुबान में अपने नाम बताए। एक का नाम आलियान था और दूसरे का रेयान। मिशेल सुलगती नजरों से बच्चों को देख रही थी, लेकिन चुप रही। उसी रात हारिस भी वापस आ गया। इस वक्त तक बच्चे सो चुके थे। जमीला ने उसे देखते ही ये खुशखबरी सुनाई, लेकिन तवक्को के खिलाफ हारिस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए ज़ियान को मुबारकबाद दी और अपने कमरे में चला गया। रात देर तक वो बेचैनी से टहलता रहा। फिर बाहर निकलकर सबके सोने का यकीन करने के बाद उस कमरे के सामने आकर रुक गया जिसमें जोया बंद थी। उसने आहिस्ता से लॉक खोला और अंदर झांकने लगा। जोया बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में गुम थी। आलियान और रेयान उसके करीब सो रहे थे। रात को ज़ियान शाह उन्हें उसके पास छोड़ गया था, क्योंकि वो इसके बगैर सोते ही नहीं थे। वो दबे पांव चलता बच्चों के पास आकर रुक गया। जोया ने घबरा कर आंखें खोली, लेकिन हारिस को देखकर वो पुरसकून हो गई। हारिस उसे देखते हुए नीचे झुका और रेयान की पेशानी चूम ली, फिर आलियान की भी। वो रेयान के बालों में हाथ फेरने लगा। जोया ने कहा, हारिस मुझे यहाँ से निकालो, वो शख्स जुनूनी हो गया है और कुछ भी कर सकता है। हारिस ने बुझी हुई आवाज़ में कहा, इसकी ये हालत तो बनती है, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब बच्चों के लिए वो कुछ भी करेगा। जोया ने बेचैनी से कहा, हाँ हो गई गलती मुझसे, लेकिन अब इन बातों से क्या हासिल? जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे का सोचना है हारिस। मैं अपने बच्चे इसके हवाले नहीं कर सकती। जोया की बात सुन के हारिस ने कहा, आप भूल रही हैं जोया, ये बच्चे जितने आपके हैं उतने ही उसके भी हैं। वो इनका बाप है, आप उन्हें उससे दूर नहीं कर सकती। जोया के चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट फैल गई। उसने कड़वे लहजे में कहा, हाँ वो इनका बाप है, लेकिन एक खुदगर्ज बाप। कल को वो उन्हें भी ऐसे ही किसी मुश्किल में तन्हा छोड़ देगा जैसे मुझे छोड़ाया था। जानते हो हारिस, एक औरत के लिए सबसे बड़ी तमन्ना क्या होती है? कि जब वो मुश्किल में हो, जब वो दुख में हो, तब उसका शौहर उसका साथ दे, इसके दुख सुख का साथी बने। और उसने क्या किया? मुझे अकेला छोड़ दिया। इन दिनों मेरे साथ वो नहीं था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। उसने तब मुझे अपनी ज़िंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। सारे दर्द मैंने सहे, सारी तकलीफ़ें मैंने काटी, और आज वो बच्चों का वारिस बन गया। अगर वो मर्द है तो उससे कहना कि ऐसी मर्दानगी पे डूब मरे।
ज़ोया की आवाज़ रुंध गई। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और सिसकियां भरने लगी। हारिस बेबसी से उसे रोता देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठा और थके थके कदमों से बाहर आ गया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही ठटक गया। सामने ज़ियान अली शाह खड़ा था। उसके कंधे ढलके हुए थे। आज उसकी अकड़, उसका सारा गुरूर जाने कहाँ गायब हो चुका था। हारिस को अपने सामने वो पहले वाला ज़ियान अली शाह नहीं, बल्कि एक थका, टूटा और हरा हुआ मर्द नजर आया। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। हारिस ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ियान अली शाह मुड़ा और थके थके कदम उठाता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया। हारिस उसके पीछे चला गया। वो बेड की पायंती पर बैठा था। हारिस उसके करीब बैठा तो वो कहने लगा, वो सही कहती है, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया जब उससे मेरी ज़रूरत थी। वो मुझसे नफ़रत करती है। उसकी नफ़रत जायज़ है हारिस, मैं उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन हारिस, मेरे बच्चे, उसने इतना अरसा तक मुझसे उन्हें छुपाए रखा। मुझे बताया तक नहीं कि मेरे 2 प्यारे प्यारे बेटे हैं। मैं उनके बगैर कैसे रहूँगा? वो बेबसी से आंसू बहाने लगा। हारिस ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, उन्होंने इसीलिए उन्हें आपसे छुपा कर रखा था कि उन्हें डर था कहीं आप उन्हें उनसे छीन न लें। वो माँ है ज़ियान। माएँ बच्चों के मामले में बाप से ज़्यादा हसास होती हैं। वो जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो। जाने वालों को रोकना नहीं चाहिए, और ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। उनसे बात कर लो, बच्चों से तो मिल भी सकते हो, वो ये हक तुमसे नहीं छीन सकती। ज़ियान अली शाह खामोश बैठा सोचता रहा। हारिस उठकर चला गया। ज़ियान अली शाह की वो रात आंखों में कटी थी। रात भर वो सोचता और पहलू बदलता रहा। फजर की अजान के साथ ही वो उठा और ज़ोया के कमरे में चला गया। वो जाग रही थी और नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पर खड़ी थी। ज़ियान शाह खामोशी से सोफे पर बैठ के उसकी नमाज के ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। उसने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके पहलू में आ बैठा। ज़ोया ने चौंक कर उसे देखा। आज वो वही ज़ियान नजर आ रहा था जिससे उसे मोहब्बत थी। ज़ोया के दिल में दर्द की तेज़ लहर उठी। ज़ियान शाह ने उसके सर पर उभरे हुए घूमड़ को देखा, जो उसकी दी गई चोट का नतीजा था। ज़ियान के दिल को कुछ हुआ। उसने उसे आज तक दुख, दर्द और तकलीफ़ें ही तो दी थी। उसकी मोहब्बत का बदला चोटें देकर चुकाया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने ज़ोया के दुआ को उठाए हुए हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर कहा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती ज़ोया? एक बार, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। अपने बच्चों को मिलकर बड़ा होते देखेंगे। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारी सारी तकलीफ़ें खुद पर ले लूँगा और अपनी हर खुशी तुम्हारी झोली में भर दूंगा। बस एक आखिरी बार मुझ पर एतबार कर लो। ज़ोया चुपचाप आंसू बहाती रही। फिर उसने धीरे से इनकार में सर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है ज़ियान, तुमने लौटने में बहुत देर कर दी। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं। अब ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए धड़कता है, और वैसे भी अब लौटना नामुमकिन है। ज़ियान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई चीज़ छनाके से टूट गई है। उसके हाथों से ज़ोया के हाथ छूट के उसने निढाल होकर सोफे से टेक लगा ली। एक बार, काश तो मुझे एक बार बताया होता। खुदा की कसम, मैं सारी दुनिया को ठुकरा कर तुम्हारे पास आ जाता। और मैं आया भी था ज़ोया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम कहीं ना मिली। ज़ोया ने उसे शिकायत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो ज़ियान? मैंने तो तुम्हें बताने के लिए फ़ोन भी किया था, और अब तुम किस मुंह से वापस आने का कह रहे हो? तुम तो 2 साल पहले ही मुझे तलाक दे चुके हो। ज़ियान ने चौंक कर उसे देखा। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कब तुम्हें तलाक दी? तुम्हें किसने ऐसा कहा? ज़ोया ने कहा, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं 2 माह की प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, मगर आगे से किसी औरत ने कहा कि तुम्हें ज़ियान तलाक दे चुका है। ज़ियान ने बेसाख्ता मुट्ठियाँ बींच लीं। वो कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया, और अगले चंद मिनट में हवेली उसकी धाड़ से लरस रही थी। उसका गुस्सा कहर बन के सब पर टूटा था। चंद सेकंड में उसने पता लगा लिया कि वो फ़ोन कॉल मिशेल ने रिसीव की थी, और उसने वो झूठ बोला था जिस दिन दोनों के बीच बरसों की जुदाई डाल दी। गुस्से से उसका दिमाग घूम गया। उसने वहीं खड़े खड़े मिशेल को तलाक दे दी। ज़ोया भी ये सारा तमाशा देख रही थी। उसे भी समझ आ गया था कि ये सब मिशेल का रचाया हुआ ड्रामा था। उसके इस झूठ के सबब आज तक ज़ोया तन्हा रही। अगर अब भी वो अपनी सहेली की शादी में शिरकत करने ना आती तो सच कभी ना खुलता। ये जानने के बाद वो दोनों ही मिशेल के झूठ का शिकार बने थे। इसका दिल और जज्बात एकदम से तब्दील हो गए। वो आगे बढ़ी और किसी की भी परवाह किए बगैर ज़ियान से लिपट गई। वो दोनों आंसुओं में बरसों की जुदाई की अजियत को बहा रहे थे। आलियान और रेयान भी इन दोनों से लिपट गए।
زیانشا اور زویا بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیے اور انہیں گلے لگا لیا۔ ان کی دنیا اب مکمل ہو چکی تھی۔